हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा पिछली क्लास में आपको दिया गया था, ठीक है, उसी का पहले 60 जो प्रश्न हैं उनको जानेंगे, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। और ये टेस्ट मेरे द्वारा देखो 29/1/2023 को कराया गया था, ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो भी नए हैं, वो जो भी नए बच्चे हैं अभी, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें, ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। लिंक में आप इसका डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है आपको, तो उससे जुड़ना ना भूलें, आप लोग अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर हर रविवार को आपको यूकेपीएससी के पैटर्न पर, ठीक है, लगभग यूकेपीएससी के पैटर्न पर एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क प्रैक्टिस सेट है, उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। तो आप लोग जुड़िए व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, ठीक है, इसका पहला प्रश्न है देखो, जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित है, ठीक है, हिंदी से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, शब्द जीवित का विपरीतार्थक, ठीक है, यानी कि विपरीत अर्थ वाला, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या होगा, ठीक है। शब्द विपरीतार्थक का विपरीत शब्द क्या होगा? मृत, ठीक है, मृत मतलब जीवित का, ठीक है, जीवित का क्या होगा? मृत। जन्म का क्या होता है? मरण, ठीक है। जीवन का क्या होता है? मृत्यु। देखो हर किसी का अलग अलग है, जीवन का मृत्यु होगा, जन्म का क्या हो जाएगा? मरण, ठीक है, ये हो जाएगा जन्म का, ठीक है, जन्म, ध्यान रखिएगा, जन्म का हो जाएगा ये, ठीक है, जन्म। और जो मृत्यु है किसका हो जाएगा? जीवन का, ठीक है, जीवन मृत्यु, ठीक है, जन्म का मरण, जीवन का मृत्यु और जीवित का मृत, हर किसी का अलग अलग है, ठीक है। तो कई सारे बच्चों ने इसको उपयुक्त सभी किया होगा, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। अब अगला देखो, पगड़ी रखना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? पगड़ी रखना मतलब इज्जत रखना, या फिर मान रखना, या फिर लाज रखना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, ठीक है। आपने देखा भी होगा, लाज रखना है, फिर पगड़ी रखना, ठीक है। पगड़ी जो सिर पर पहने जाते, ठीक है, यानी कि एक सिंहासन के तौर पर समझ लीजिए, ठीक है, तो उसका मान रखना या फिर इज्जत रखना, ठीक है, या फिर लाज रखना। एक और इसके लिए जो अर्थ होगा वो होगा प्रतिष्ठा रखना, ठीक है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा रखना भी इसका अर्थ हो जाएगा। यदि आपको ये मुहावरा मिलता है तो प्रतिष्ठा रखना भी उसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये चारों आंसर इसके, मतलब ये चारों उत्तर जो इसके अर्थ निकलते हैं, चारों अर्थ सही है, ठीक है। इनमें से अभी यदि आपको कोई भी मिलता है तो आपको टिक कर देना है। तीसरा देखो, किसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है? देखो संक्षेप सूचक चिन्ह किसको कहा जाता है? जैसे हम कुछ चीज़ लिखते हैं, आपने देखा होगा, हम डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, डॉक्टर, तो डॉक्टर हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर जीरो सा एक लगा देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लाघव चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो लाघव चिन्ह क्या होता है? संक्षेप सूचक चिन्ह भी होता है, ठीक है। जैसे हम प्रोफेसर लिखते हैं, ठीक है, प्रोफेसर लिखते हैं तो प्रो लिखते हैं और पीछे से उसमें एक जीरो सा लगा देते हैं, ठीक है। और ऐसे जैसे माननीय लिखना है तो माँ लिखते हैं और उसमें जीरो सा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? संक्षेप, मतलब किसी शब्द को संक्षेप में लिखना, ठीक है। लाघव चिन्ह क्या है? किसी शब्द को संक्षेप में लिखना। तो आप समझ गए लाघव चिन्ह लगाया कैसे जाता है और कहाँ पर लगता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, त्रुटि विराम, लोप विराम, दोनों एक ही चिन्ह होते हैं, ठीक है। कहीं पर हमारा गलती से कुछ छूट जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस तरह से, या फिर इसको हम हंस पद भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से हम उसको लिखते हैं वहाँ पर। और योजक चिन्ह क्या होता है? किसी को जोड़ने वाला, ठीक है, किसी दो शब्द, जैसे माता पिता लिखना है, ठीक है, माता, और यहीं पर हम डैश लगा के क्या लिखते हैं? पिता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? योजक चिन्ह, ठीक है। और यदि इसी को हम बड़ा कर देते हैं तो क्या होता है? निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह छोटा रूप है और निर्देशक चिन्ह बड़ा रूप है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, अब प्रश्न संख्या 4 है, निम्नांकित में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 के अनुसार देखो, ऑप्शन ए है अक्षर का अक्षर, ऑप्शन बी है देखो उंगली का अंगुली, ऑप्शन सी है देखो अकाज का अकारण, और ऑप्शन डी है कपूत का कुपुत्र। तो एक बात इससे स्पष्ट हो रही है इनको देखने से कि ये क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है। तो जो इसमें पहला ऑप्शन, जो इसमें पहला शब्द दे रखा है वो क्या है? तद्भव शब्द, और दूसरा जो जैसे ये तद्भव और ये तत्सम शब्द है, ठीक है। इस तरह से हमें इसमें दिया गया है। तो अक्षर का अक्षर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, और आखिर का भी अक्षर होता है, ये भी ध्यान रखना आपने। दूसरा देखो उंगली, उंगली को क्या बोलते हैं? अंगुली, अंगुली उसका शुद्ध रूप होता है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा जो इसमें ऑप्शन दे रखा है देखो अकाज, अकाज का क्या होता है? अकार्य, क्या होता है? अकार्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकार्य। तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसका ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये गलत युग्म यही इसमें दे रखा है। और कुपूत का क्या होता है? कुपुत्र, ठीक है, और सपूत का सुपुत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन दे रखा है देखो, अगला प्रश्न जो है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो
तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इनमें हमें अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देखो उपमा अलंकार नहीं है, रूपक अलंकार भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो श्लेष अलंकार इसमें है, अनुप्रास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। श्लेष अलंकार इसमें दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ, फिर होता है देखो गुण संधि, फिर होता है देखो यण संधि, ठीक है, एक होता है वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि, और एक होता है अयाधि, ठीक है, अयाधि संधि। तो 5 इसके भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि, ठीक है। तो इसके अलावा कुल यदि केवल संधि की बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है, एक स्वर, ठीक है, व्यंजन और विसर्ग, 3 प्रकार की संधि होती है। लेकिन जिसमें जो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है, एक दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि और अयाधि संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न संख्या 7, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, देखो निम्नांकित शब्दों में तिरस्कार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तिरस्कार, तिरस्कार मतलब क्या होता है, किसी का अपमान करना, ठीक है, यानी कि किसी की उपेक्षा करना, किसी को भाव न देना ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। तो उपेक्षा करना यहाँ पर क्या है, सही आंसर इसका हो जाएगा। उपेक्षा मतलब किसी को उपेक्षित रखना, ठीक है, उसके प्रति ज़्यादा मतलब कुछ महत्व ना देना उसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, उपेक्षा करना हो जाता है किसी की। तो तिरस्कार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपेक्षा, ठीक है। अधीन तो किसी के नियंत्रण में रखना होता है, और हित साधन क्या होता है, परोपकार करना, ठीक है, परोपकार करना हित साधन होता है। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल ये तीनों गलत आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, जो विकल्प ए उपेक्षा है, यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो निम्नांकित में कौन एक तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये इसमें पूछा गया है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, देखो उपल, उपल, कूर्दन, ठीक है, कूर्दन, और इसके अलावा कति, ये तीनों क्या है, तत्सम शब्द हैं। लेकिन जो इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है वो तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो उसका जो तत्सम शब्द होगा कंगन का तत्सम शब्द क्या होता है, देखो कंगन का तत्सम शब्द क्या होता है, कंकण, ठीक है, कंकण, ध्यान रखिएगा, कंकण, ठीक है। यदि आप उपल की बात करें तो उपल का तद्भव क्या होता है, ओला, ठीक है, ओला, ओला। कूर्दन का क्या होता है, कूदना, ठीक है, कूदना, ध्यान रखिएगा, कूदना, ठीक है। और तीसरा जो इसमें कति दिया गया है, कति का क्या होता है, कई, ठीक है, कई। तो इस प्रकार आपका इस क्लियर हो गया, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत रूप मतलब शुद्ध रूप में होते हैं, ठीक है। और तद्भव शब्द वर्तमान में जो उनका हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया तद्भव शब्द। अगला देखो, किसी वाक्य में क्रिया करने वाला कहलाता है। तो किसी वाक्य में यदि कोई क्रिया कर रहा है तो क्या कहलाता है, वो होता है देखो कर्ता कारक, ठीक है, क्या होता है वो, कर्ता कारक कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कर्ता कारक, कर्ता नहीं, ठीक है, जो क्रिया कर रहा है वो क्या कहलाता है, कर्ता, यानी कि करने वाला। क्रिया होते हैं ना, क्रिया होती है कार्य, जो कार्य हो रहा है उसको हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसको करने वाला कौन होगा, माना ऑप्शन आता है कि सचिन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो कौन खेल रहा है उस चीज को, सचिन खेल रहा है ना, तो क्या हो गया, वो करने वाला, यानी कि जो करता है, ठीक है, जो उस कार्य को कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। किसी वाक्य में क्रिया करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, इसमें अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में कौन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। देखो वृद्धि संधि का उदाहरण इसमें नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, न्यून, ठीक है, न्यून इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वृद्धि संधि में होता क्या, देखो ओ प्लस ए या फिर ओ प्लस ओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओ प्लस ए या फिर ओ प्लस ओ। यदि आप इसमें ऑप्शन देखते हैं, देखो मतैक्य, तो मतैक्य में क्या हो जाएगा, मत धन ऐक्य, ठीक है, मत धन ऐक्य, ठीक है, मतैक्य हो गया, ठीक है। देखो ओ प्लस ए, ये वाला इसमें नियम आ गया, ठीक है, मतैक्य। और दूसरा इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, देखो दूसरा ऑप्शन है इसमें वितैषण, ठीक है, वित धन ऐषण हो जाएगा, ठीक है, वितैषण, वित धन ऐषण, ठीक है, वितैषण। तीसरा जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखो वो है न्यून, वो होता है नी धन ऊन, ठीक है, ई धन ऊ वाला नियम आता है उसमें, ठीक है, ई धन ऊ न्यून, ठीक है, न्यून। और अगला है इसमें देखो वनौषधि, वन धन औषधि, ठीक है, वन धन औषधि, वन औषधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसमें जो न्यून है ये
वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो न्यून किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो न्यून किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये है यण संधि का, ठीक है। यण संधि का उदाहरण है न्यून। अगला देखो, अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें, ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में वह शब्द जिसमें एक वचन व बहुवचन एक समान नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या था, स्त्री, ठीक है। स्त्री का देखो स्त्रियां, स्त्रियों, लेकिन अन्य जो शब्द हैं सभी में एक वचन और बहुवचन, यदि ये एक वचन में प्रयोग होते हैं तब भी ठीक है, और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब भी ठीक है। तो इनका सभी में एक वचन सदैव समान रहता है, लेकिन जो स्त्री है इसमें एक वचन और बहुवचन सदैव समान नहीं रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, यानी कि निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। काफी आसान प्रश्न है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। जहां पर निश्चित होता है वो निजवाचक सर्वनाम, जहां पर कोई संबंध प्रकट होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम, और जहां पर कोई मतलब किसी निजी, ठीक है, किसी निजी व्यक्ति की ओर संकेत होता है, ठीक है, यानी कि किसी, ठीक है, यानी कि कर्ता का बोध होता है, ठीक है, कर्ता, तो कर्ता के संबंध में जिसमें बोध होता है वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखो, विशेष शब्द चरित्र का विशेषण शब्द क्या होगा, तो चरित्र का क्या हो जाएगा, चारित्रिक, ठीक है, चारित्रिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित मुहावरों एवं उनके अर्थ के संबंध में गलत युग्म का चयन कीजिए। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ठीक है, अधिक बुद्धिमान होना, अक्ल पर पत्थर होना, अक्ल का पत्थर होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बी सही है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, ये भी सही है, ठीक है। अंगारे बरसाना मतलब अत्यधिक क्रोध में होना या अत्यधिक क्रोध करना, ठीक है, गुस्सा करना ज़्यादा, तो ये भी क्या है, सही है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना क्या होता है, मूर्खता करना, ठीक है, मतलब मूर्खता नहीं, अक्ल के घोड़े दौड़ाना क्या होता है, बहुत लंबी लंबी सोचना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना, मतलब लंबे लंबे सपने देखना इस तरह से, ठीक है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसमें जो ऑप्शन ए है ये क्या है, इसका गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित में अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, निम्नांकित में अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अमृत का देखो सुधा है, पीयूष है, ठीक है, और अमी भी है, तो कौन सा नहीं है, अनूठा। अनूठा क्या होता है, एक प्रकार से विशेष, ठीक है, अनूठा क्या होता है, एक प्रकार से विशेष, यानी कि अनोखा, ठीक है। तो निम्नलिखित में जो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा है, अनूठा। अनूठा किसका हो जाएगा, अनोखे का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16 जो है, इसमें क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 16 में निम्न विशेषण विशेष शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो जलीय, जल में ई पर्यायवाची लगा, सॉरी प्रत्यय लगा, तो क्या हो गया, जलीय, ठीक है, सही है। प्रथम का प्राथमिक भी सही है, ठीक है, दिन का दैनिक भी सही है। तो आत्मा का क्या होता है, आत्मीय, ठीक है, आत्मा का क्या होता है, आत्मीय। यदि आत्मा, ठीक है, आत्मा जो विशेष शब्द है, ठीक है, आत्मीय इसका हो जाता है विशेषण शब्द, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 16 का क्या हो जाएगा, विकल्प डी जो कि सही आंसर है, ठीक है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, निम्नांकित में तत्सम तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तद्भव शब्द देखो, पठन क्या है, तत्सम है, ठीक है, और पतन भी तत्सम है और परीक्षा भी तत्सम है। इसमें जो पर है इसका होता है ऊपरी, ऊपरी, ठीक है, पर का जो तत्सम होता है क्या होता है, ऊपरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपरी। पर मतलब यहाँ पर जैसे मेज पर, ठीक है, इस तरह से जो पर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है यहाँ पर ऊपरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक पर माने पंख भी होता है, ठीक है, तो वो नहीं है। अगला देखो, निम्नांकित में प्रेमचंद की रचना नहीं है, ठीक है, प्रेमचंद की रचना कौन सी इसमें नहीं है, तो इसमें देखो ऑप्शन ए है सेवा सदन, प्रेमचंद्र जी की रचना है, ठीक है। प्रेमाश्रम, ठीक है, ये प्रेमाश्रम थी, प्रेमाश्रम, ठीक है, तो थोड़ा टाइपिंग एरर था यहाँ पर, प्रेमाश्रम ये भी है, ठीक है। तीसरा देखो प्रेम राज्य, ये नहीं है, ये किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी, प्रेम राज्य। और ऑप्शन डी जो इसमें दिया गया रंगभूमि, ये भी बिल्कुल सही है, प्रेमचंद जी की रचना ही है, ठीक है। तो प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं है इसमें, प्रेम राज्य जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19 क्या है, निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें शब्दालंकार नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है देखो, ठीक है, इसमें देखो कौन सा नहीं है, रूपक। रूपक अलंकार क्या है, ये है अर्थालंकार, ठीक है, अर्थालंकार जिसमें उपमा,
ठीक है, रूपक, इसके अलावा देखो उत्प्रेक्षा, ठीक है, ये यहाँ पर उल्लेख, ठीक है, ये सब आते हैं उसमें। और ये जो ऊपर हैं अनुप्रास, यमक, ठीक है, श्लेष, ये सब क्या है, शब्द अलंकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखो, जगन्नाथ का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ, ठीक है, इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धननाथ, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखो यदि, ठीक है, जगन्नाथ में देखो जग तो के नीचे क्या है? हलंत, मतलब क्या है? व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, ठीक है। और किसी वर्ग में यदि पहला वर्ण, ठीक है, आता है, पहला जो भाग है, ठीक है, ये जो पहला भाग है इसमें पहला वर्ण हलंत के साथ आता है, ठीक है, तो जो संधि करने पर वो उसी वर्ण का अंतिम शब्द बन जाता है, ठीक है। तो देखो जगत धननाथ, जगन्नाथ, यदि लास्ट में नौ आया हो तब, ठीक है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, कहीं पर दो के साथ भी हो जाता है, ठीक है, कहीं पर दो के रूप में परिवर्तित हो जाता है, छ चौ के रूप में, ठीक है। तो संधि यदि आपको पढ़ना है तो आप लोग हरदेव बाहरी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी किताब है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, उसमें काफ़ी आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, प्रयास करूंगा कि मैं आपको क्लास दे सकूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये हो गए हिंदी के 20 प्रश्न। तो आपका स्कोर कैसा रहा हिंदी में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। तो कम से कम 20 नंबर तो इसमें आने ही चाहिए थे, क्योंकि हिंदी काफ़ी आसान मैंने पूछी थी, मतलब 20 चलो ज़्यादा है तो कम से कम 18 नंबर तो आपके, जो अच्छी तैयारी में 18 और जो सामान्य तैयारी जिनकी अभी ज़्यादा तैयारी नहीं है तो 15 से 16 नंबर हिंदी में आना चाहिए था, ठीक है। काफ़ी आसान लेवल की हिंदी पूछी गई थी मेरे द्वारा और हमेशा आसान ही पूछता हूँ, ठीक है। अगला देखो प्रश्न जो भाग 2 है हमारा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन वाला, ठीक है। अब इसमें चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 21। तो मेरा एक प्रयास यही रहता है कि आपकी आसान चीज़ें गलत ना हो, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी आपके लिए ऐसा प्रश्न पत्र तैयार नहीं करता हूं जहां पर बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न हो या फिर उठपटांग से इधर उधर के प्रश्न हो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न मैं कभी तैयार नहीं करता हूं। देखो यदि आपको 100 प्रश्न मिल रहे हैं, आप इसमें स्कोर 80, 82, 85 कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप आसान चीज़ों में अपनी आपकी पकड़ बनी हुई है और इनको आप भूलेंगे नहीं, आसान चीज़ें आपको, ठीक है, भूलेंगे नहीं। तो परीक्षा में भी देखो प्रश्न पत्र में 70% चीज़ें हमेशा आसान आती हैं, ठीक है, उन पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप टफ चीज़ें पढ़ के ही एग्जाम निकालोगे, ठीक है, आसान चीज़ें पढ़ के आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि आपको टफ चीज़ें, देखो 30 प्रश्न आएंगे, 30 में से आप 15 भी यदि कर जाते हैं ना तो आपका काम बन जाएगा। यदि आपके बस ये जो 70 आसान चीज़ें आती हैं, यहाँ 65 से 60 से 65 नंबर यदि आपका आ जाए, तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपकी आसान चीज़ें गलत ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको केवल आसान प्रश्न, ठीक है, बार बार रिवीजन के लिए मैं आपको बोलता हूँ, आसान चीज़ें कराने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है, और वही चीज़ें बार बार रिपीट करने का मैं प्रयास करता हूँ ताकि आपकी उन पर गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो देखो भाग 2 जो कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित, ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित कौन नहीं है इसमें? संघ की कार्यपालिका है, ठीक है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी है और राष्ट्रपति भी है, ठीक है। भाग 5 जो कि कहाँ से कहाँ तक है, सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151, ठीक है, इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय कहाँ है? भाग 6 में, ठीक है, भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 के मध्य, ठीक है, 233 233 टू 237 इसके मध्य में कौन सा? अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिन्हें जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय भी कहा जाता है। आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा बोर्ड लगे रहते हैं ना, जिला एवं सत्र न्यायालय, तो वो अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो ध्यान रखिएगा 233 से 237 के मध्य कौन सा है? अधीनस्थ न्यायालय है। ये कि भाग 6 में आता है, ठीक है, जो राज्य से संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है, इसमें आता है। और प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 22 में क्या है? हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस, ठीक है, सीडीएस नियुक्त किए गए हैं? तो इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है, अनिल चौहान जो कि दूसरे सीडीएस नियुक्त हुए हैं, ठीक है, कहाँ के हैं? पौड़ी के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए। इससे पहले कौन थे? फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे देखो बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत थे फर्स्ट, ठीक है, बिपिन रावत फर्स्ट से ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले कौन थे? सीडीएस बिपिन रावत थे, जो कि कहाँ के थे? पौड़ी के ही रहने वाले थे, ठीक है, पौड़ी के रहने वाले थे। और 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 2021 तमिलनाडु के नेल्लोर में, ठीक है, एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिपिन रावत जो कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
थी। अगला प्रश्न देखो, रीजनिंग से संबंधित है। रितिका 11 दिन पहले चलचित्र देखने गई थी। वह चलचित्र देखने केवल रविवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ठीक है, तो यदि आप इसमें देख लें, एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं इसको, तो वो रविवार को देखने गई थी, तो पहले आप 11 को 7 से भाग दें या फिर रविवार में सीधा 11 जोड़ दें। ठीक है, यदि आप रविवार में 7 + 7 करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? बराबर रविवार आ जाएगा। ठीक है, +7 में रविवार आ जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात आप 4 देखो, एक हो जाएगा, 8वां हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, तो काफ़ी आसान ये प्रश्न था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा विकल्प बी, बृहस्पतिवार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रविवार में आप डायरेक्टली 11 वैसे भी जोड़ सकते थे, और आप ऐसे भी कर सकते हैं 11/7 बचा कितना? 4। ठीक है, इस 4 में देखो रविवार से अगले 4 कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में बराबर ही समय इसमें लग रहा है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी आसान है। ठीक है, छोटा प्रश्न है काफ़ी, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न फिर से देखो, एक और रीजनिंग का सवाल है इसमें। 2 महिलाएं व पुरुष, ठीक है, 2 महिलाएं व 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं और मेज के उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम की ओर बैठे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक मेज है, इसके चारों ओर बैठे हैं। किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है, मतलब कोई भी महिला यहाँ पर नहीं बैठी है। जो पश्चिम में बैठेगी उसी का मुख पूर्व की ओर हो सकता है। ठीक है, और जो व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे हैं समान लिंग के नहीं हैं। ठीक है, इसका मतलब देखो, व्यक्ति या तो यहाँ पर बैठा है या फिर यहाँ पर बैठा है। ठीक है, मतलब या यहाँ पर बैठा है, आमने सामने बिल्कुल भी नहीं बैठा। देखो यहाँ पर यदि महिला होगी, ठीक है, क्योंकि महिला पूर्व की ओर नहीं है, तो एक महिला ने, जाहिर सी बात है, यहाँ होना ही होना। ठीक है, तो इधर सामने व्यक्ति नहीं होगा, तो आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और इसने आपको शर्त दे दी, एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर, यानी कि एक पुरुष यहाँ पर बैठा है, दक्षिण की ओर देख रहा है। ठीक है, एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, और कोई भी महिला पूर्व की दिशा में नहीं बैठी है। ठीक है, पूर्व की ओर मुख करके नहीं बैठी है। अब प्रश्न क्या पूछा? देखो, महिलाओं का मुख किस दिशा की ओर है? एक महिला का किस ओर है? पश्चिम की ओर, एक का कहाँ है? उत्तर की ओर। ठीक है, यही दो तो बच रहे ना। अब देखो, इन दोनों के बारे में आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उत्तर और पश्चिम की ओर। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो सर्वाधिक दाल का जो उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक दाल, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दाल होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन भी होता है। ठीक है, सोयाबीन भी होता है, इसको सोया स्टेट भी, सोया प्रदेश, ठीक है, सोया प्रदेश भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोया प्रदेश इसको कहा जाता है। यहाँ पर बाघों की सर्वाधिक, यहाँ पर टाइगर रिजर्व, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, वो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्वाधिक दाल होती है, सर्वाधिक सोयाबीन यहाँ पर होती है, इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, इसको टाइगर स्टेट भी, और हाल ही में जो चीता लाए गए थे वो भी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। ठीक है, यदि उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, देखो उत्तर प्रदेश क्या है? सर्वाधिक सब्जी। ठीक है, सर्वाधिक सब्जी। ठीक है, गन्ना, यानी कि जो नकदी फसल होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक सब्जी उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, सब्जियों में भी कई सारी चीज़ें नकदी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक आलू, ये भी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो तीनों आपने ध्यान रखने हैं। यदि आप चर्चा करें पश्चिम बंगाल की, तो सर्वाधिक जूट कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, और यदि चर्चा करें महाराष्ट्र की, तो प्याज, सर्वाधिक जो प्याज नासिक वाला, ठीक है, कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगे, तो आपका ये पूरा क्लियर हो गया। अगला देखो, प्रश्न संख्या 26 क्या है? फरवरी 2022 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, में भारत की रैंक क्या थी? मतलब अब इस बार फरवरी 2023 में नया रैंक आ जाएगी। तो पिछली बार जो रैंक थी भारत की कौन सी थी? 46वीं। ठीक है, उससे पहले 50वीं थी, तो 4 अंक का फायदा भारत को हुआ था। अगला देखो, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ठीक है, तो किसने किया था? देखो कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क के द्वारा भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, यदि, फिर से रीजनिंग का सवाल है। देखो, यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा कहते हैं, अंधेरे को रात कहते हैं, ठीक है, और रात को धूप कहते हैं, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं? हम धूप में। ठीक है, रात को क्या करें? बाकी जब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, ये घुमाने वाले थोड़ा सा, तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना, आपको जो पूछा गया है उसको क्या बोला गया है, बस आपने इतना चेक करना उसको क्या बोला गया। कहीं पर आता है ना प्लस को माइनस, माइनस को ये, तो
इसका क्या होगा, यदि नीले को पीला, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को लाल, तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो आसमान हमें यहाँ से नीला दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, लाल, इस तरह से दिखाई देने के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें जो पूछी जाती हैं, तो देखो रात को क्या कहा गया यहाँ पर, धूप कहा गया, तो साफ से आंसर क्या हो जाएगा इसका, धूप। तो आपने सोचना नहीं, क्योंकि देखो सोचोगे तो यहाँ पर कोई भी अर्थ आपका नहीं निकलेगा, ठीक है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड आपको मिलेगा। तो आपको जो चीज़ पूछा गया सीधा उसका आंसर आपने देखना है, उसको क्या कहा गया है वही आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषा देखो वी प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, सी प्लस, जावा, फोर्ट्रॉन, ठीक है, पास्कल इत्यादि सब क्या हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, ठीक है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। लेकिन ओरेकल क्या है, ओरेकल उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर मेरे द्वारा पढ़ाया गया था, आप लोगों ने जिसने पढ़ा होगा उसने आसानी से कर लिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का ये प्रश्न है, जो कि हालांकि आसान है, ठीक है, हर किसी ने कर लिया होगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो हर किसी बच्चे को भी पता होगा, क्योंकि मतलब छोटी कक्षाओं में ही उसके बारे में जानकारी हो जाती है। देखो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका एकीकृत है, ठीक है, हालांकि देखो हर राज्य में भी है, मतलब हाई कोर्ट भी है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है, अलग अलग उसके भाग हैं, लेकिन एकीकृत है, ठीक है, और स्वतंत्र भी है, बिल्कुल न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ठीक है, न्यायपालिका सर्वोच्च है भारत में, संविधान की रक्षक है न्यायपालिका, ठीक है। अगला देखो नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, ठीक है, भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है, दोनों प्रकार का है भारतीय संविधान। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इसको नम्य बनाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो इसको कठोर बनाती हैं, ठीक है। जैसे संवैधानिक संशोधन है, कहीं पर बहुत आसानी से, मतलब कुछ प्रक्रियाएं आसान हैं लेकिन कुछ प्रक्रियाएं काफ़ी मुश्किल भी हैं, ठीक है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। भारत में भले ही राज्यों को, ठीक है, मतलब विकेंद्रीकरण वाली जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है बिल्कुल भी, राज्यों की अलग और केंद्र की अलग नागरिकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है, केवल एक नागरिकता, वो क्या है, इंडियन, ठीक है, भारतीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल एक नागरिकता कौन सी है, भारतीय, ठीक है। अगला देखो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है भारतीय संविधान, ठीक है, किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं है, प्रत्येक धर्म क्या है, समान है। और ये शब्द कब जोड़ा गया था, 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। अगला देखो कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का तात्पर्य क्या है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, बस इतना सा इसका आंसर है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, देखो अब प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है, मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया, देखो बिहार के पूर्णिया जिले में, ठीक है, पूर्णिया बिहार में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। तो मैंने आपको हाल ही में जो करंट अफेयर्स करवाया था 2022 का, ठीक है, 5 क्लास में करा चुका हूँ, अभी 3-4 क्लास और आएंगी उसकी, तो आप लोगों ने उसको नोट किया होगा, तो इसको आसानी से आपने कर लिया होगा। मैं केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, तो जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए, 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट है, ठीक है, आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग नोट जरूर करें। देखो करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप किसी भी एग्जाम में बैठें, ठीक है, आप भले कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड की या फिर पटवारी की, चाहे फिर आप समीक्षा अधिकारी इत्यादि बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी बहुत जरूरी है कि आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप बड़े एग्जाम में बैठते हैं समीक्षा अधिकारी वगैरह में, देखो वहाँ पर 150 नंबर का पेपर होता है और कम से कम 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको करंट अफेयर्स अपना मजबूत करना ही करना है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 33 है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है, तो यह किस वंश का शासक था, तो किस वंश से संबंधित था, ये चोल वंश से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चोल वंश से ये संबंधित था। अगला देखो निम्नांकित में कौन एक हिमालयी राज्य नहीं है, तो हिमालयी राज्य इसमें कौन नहीं है, देखो गुजरात, ठीक है, गुजरात इसमें हिमालयी राज्य नहीं है, बाकी उत्तराखंड भी हिमालयी राज्य है, सिक्किम भी हिमालयी राज्य है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी हिमालयी राज्य है, और इनके साथ साथ देखो कुल 10 हिमालयी राज्य हैं भी, ठीक है, 10 हिमालयी राज्य प्लस दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी हिमालयी श्रेणी में आते, ठीक है, जिसमें देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले ये 11 हिमालयी राज्य थे, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, अब ये राज्य की श्रेणी से हटाकर इनको क्या बना दिया गया है, इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 10 हिमालयी राज्य वर्तमान में
हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है 93वां संवैधानिक संशोधन? पंचायती राज से बिल्कुल भी नहीं है, नगर निकाय से बिल्कुल भी नहीं है, मौलिक कर्तव्यों से बिल्कुल भी नहीं है। तो किससे हो जाएगा? अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। और ओबीसी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है अनुच्छेद 340 का क, ठीक है, 340 क, अनुच्छेद 340 क के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की एक स्थापना की गई है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये 93वां संविधान संशोधन से ही की गई, ठीक है, 2003 में 93वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग गठित किया गया 2003 के 93वां संवैधानिक संशोधन से किया गया, ठीक है। और किससे संबंधित है? ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप चर्चा करते हैं इसमें देखो, पंचायती राज, इससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन? 73, ठीक है, 73वां जो कि 1992 का है। फिर देखो नगर निकाय से 74वां, ये भी 1992 का है, ठीक है, 1992 का है। और इसके अलावा देखो मौलिक कर्तव्यों से कौन सा है? मौलिक कर्तव्यों से दो हैं, ठीक है, एक है 42वां जो कि 1976 का है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? 86th, कब का है? 2002 का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इससे 10 जोड़े गए थे, इससे 11वां जोड़ा गया, ठीक है। जो 74वां संविधान संशोधन है नगर निकाय से संबंधित, ध्यान रखिएगा, 12वीं अनुसूची इससे जोड़ी गई, ठीक है, 12वीं अनुसूची। और जो 73वां इससे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 11वीं अनुसूची। जो 73वां इसमें कुल 29 विषय, जो 29 विषय हैं जिसमें पंचायत कार्य करता है, ठीक है, कानून बनाता है। और जो नगर निकाय के लिए इसमें 18 विषय निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो सारा आपका इसमें रिविजन हो गया। अब देखते हैं, देखो अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखो गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान, ठीक है। यदि आप देखो चर्चा, आप हल्का सा भारत का यदि मैप देखते हैं आप, ठीक है, इस तरह से भारत का मैप आता है, ठीक है, इस तरह से, मतलब नीचे स्पेस नहीं है तो आप यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया में देखो ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, ध्यान रखिएगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात है, बिल्कुल बना रहा है पाकिस्तान के साथ सीमा, ठीक है। ये कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। और ये कौन सा है? पंजाब वाला एरिया, ठीक है, पंजाब वहीं पर लिखा हुआ है, पंजाब वाले एरिया में। लेकिन जो हरियाणा आता है, देखो हरियाणा इस तरह से आता है यहाँ पर, ठीक है, इधर आप हल्का उत्तराखंड में भी टच नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा यहाँ पर बीच में आता है, तो हरियाणा इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा। 36वें का बी बिल्कुल सही है, ठीक है, हरियाणा। और हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा देखो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात, इस तरह इस क्रम में, ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं राज्य, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई? तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा इसमें जारी की गई थी? WHO के द्वारा 2022 में जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है? WHO के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, बाएं से 7वें अक्षर यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। यदि आप देखते हैं, देखो विपरीत क्रम आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आ जाएगा Z, ठीक है, फिर वो आएगा Y, फिर आ जाएगा X, W, V, U, T, ठीक है, इस तरह से देखो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब T के पश्चात कौन सा आ जाएगा? S, ठीक है, R, Q, P, ठीक है, O, इस तरह से होगा ना, N, M, L, ठीक है, इस तरह से होगा। K, देखो K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, तो ये हो जाएगा विपरीत क्रम, ये हो गया। यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर, अब देखो विपरीत क्रम से लिखोगे तो ये हो जाएगा बायां। मैंने आपको वर्णमाला समझाई थी ना, वर्णमाला वाला आप चैप्टर देख लीजिएगा, रीजनिंग वाले में आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैंने वहाँ पर समझाया था सारा रीजनिंग का। तो ये हो जाएगा देखो बायां। अब बाएं से 7वां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है 7वां। बाएं से 7वें के दाएं, ठीक है, तो इसका दायां क्या है? इसका दायां ये है, ठीक है, इसके दाएं, क्योंकि ये इसका दायां ये हो जाएगा, इसका बाएं, क्योंकि ये बाईं ओर है, लेकिन इसके लिए बायां कौन सा? ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दाएं 8वां अक्षर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या हो जाएगा? L, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? L, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और यदि आपको देखो रीजनिंग
अपनी कवर करनी है, कुछ आसान चीज़ें मेरे द्वारा 9-10 क्लास में बताई गई, ठीक है। तो आप लोग मेरी रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट जरूर देखें, वहाँ से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। आगे एग्जाम के लिए काफ़ी सहायता आपको मिलेगी। अभी उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और उसमें जो चीज़ें छूट गई, ठीक है, वो आपको बताऊंगा जल्दी ही। अगला देखो, इसमें अगला है प्रश्न संख्या 39 है, निम्नांकित में कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो जीवन जीने का अधिकार, जीवन निर्वाह, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से। और 21 का क किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, 21 को प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण क्या होता है, कई सारे बच्चों के मन में ये भी समझ में नहीं आता होगा कि दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण आखिर क्या है, दोष सिद्धि होता क्या है। देखो, दोष सिद्धि शब्द मतलब दोष किसी अपराध के लिए साबित हो जाना, ठीक है, आपके विरुद्ध, मतलब जो एक्यूज्ड होता है, जो कोई व्यक्ति, माना किसी ने चोरी की, ठीक है, माना किसी ने चोरी की, उसके ऊपर पुलिस केस हुआ, पुलिस मामले को कोर्ट में ले गई, ठीक है, मतलब पूरी विवेचना इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो चार्जशीट होती है, चार्जशीट कोर्ट में ले गई, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ने सारे गवाह जो हैं उनको परीक्षित करवाए, ठीक है, उनकी गवाही रिकॉर्ड करी, सारे एविडेंस देखे, सारे फाइल देखे, और उसके पश्चात यदि लगता है कि वो अपराधी है या दोषी है, ठीक है, तो उसको दोषी साबित किया जाता है, ठीक है, वो दोषी सिद्ध हो गया, उसको फिर उसके बाद सजा सुना दी, ठीक है, माना 1 साल की 2 साल की उसको सजा सुना दी और जेल भेज दिया। तो दोष सिद्धि क्या होता है, किसी का दोष साबित हो जाना। तो दोष सिद्धि होता है किसी का दोष साबित हो जाना। तो इसके विरुद्ध संरक्षण ये कैसे देता है, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा, एक अपराध माना अभी चोरी की है तो उसके लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको 10 साल बाद बुला के फिर से जेल भेज दिया, बोला भाई तुमने 10 साल पहले चोरी की थी। एक अपराध यदि किया है तो उसके लिए केवल एक बार सजा होती है। दूसरा क्या होता है, देखो दूसरा संरक्षण कैसे मिलता है, जो तत्समय प्रभावी कानून है, तत्समय प्रभावी कानून, ठीक है, तत्समय प्रभावी कानून, ठीक है, उसके अनुसार ही सजा दी जाती है। माना आपने देखा होगा अभी चालान जो कट रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे उनका पहले कभी चालान कटा होगा, ठीक है, तो चालान आपका 2020 से यदि पहले कटा होगा, 2019 जब नए नियम आए थे तो आपको उसके अकॉर्डिंग फाइन पड़ा होगा, ठीक है। और वर्तमान में जो नियम बदल गए हैं, ठीक है, 2020 के पश्चात जो मोटर वाहन अधिनियम है, ठीक है, मोटरयान अधिनियम है, उस पर संशोधन करके जो चालान की राशि बढ़ा दी गई है। तो वो अभी वर्तमान के हिसाब से यदि आपका चालान 2019 में कटा था तो 2019 के अनुसार आपको फाइन पड़ा, लेकिन 2022 में जो फाइन, 2023 में जो फाइन की राशि है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो तत्समय प्रभाव, यदि आज आप उस चालान को भुगतने जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फाइन पड़ेगा, ना कि वर्तमान के, ठीक है। यदि किसी ने अपराध 2018 में किया है तो 2018 के प्रभावी कानून के अनुसार उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। 2018 में यदि किसी अपराध के लिए 2 साल की सजा थी तो उसको उसके अनुसार दी जाएगी। हो सकता है उसमें संशोधन करके उसी अपराध के लिए वर्तमान में 4 साल कर दिया हो, लेकिन ये प्रभावी नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने उस प्रभावी कानून के दौरान अपराध किया था, जो वर्तमान में प्रभावी है उसके दौरान नहीं किया था, ठीक है। ये आपने समझना है। इसमें मतलब दोष सिद्धि के विरुद्ध दो संरक्षण जो आपको मिलने, एक तो एक अपराध के लिए एक बार सजा और तत्समय प्रभावी कानून के अनुसार उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा, किसी को भी अपने जुर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि कोई भी कन्फेस नहीं कर सकता है अपना, मतलब स्वयं से कन्फेस नहीं कर सकता है, जबरदस्ती, मतलब स्वयं से कर सकता है, जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। किसी को आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि वो अपना जुर्म स्वीकार करे, ठीक है। वो चाहे तो अपना मामला लड़ सकता है, ठीक है, बाद में अपने एविडेंस पेश कर सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती कोई नहीं बोलेगा कि वो अपना जुर्म स्वीकार करे या फिर कन्फेस करे, ठीक है। यदि वो चाहे स्वयं से, यदि उसको लगता है कि वो कन्फेस करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो मैंने अनुच्छेद 20 आपको पूरा समझा दिया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण क्या होता है, गिरफ्तारी, यदि आपकी किसी जुर्म के लिए गिरफ्तारी की जाती है, मतलब किसी भी व्यक्ति की किसी जुर्म के लिए गिरफ्तारी की जाती है तो सबसे पहले उसको जुर्म से अवगत कराया जाता है, ठीक है। जुर्म से अवगत, कौन सी उसमें धाराएं लग रही हैं, ये सारी चीजें उसको बताई जाती हैं, ठीक है, जुर्म से उसको अवगत कराया जाता है। उसके बाद देखो
उसके पश्चात क्या होता है, 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है, 24 घंटे में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होता है, यानी कि रिमांड के लिए। और तीसरा क्या होता है, वो स्वेच्छा से, ठीक है, अपने किसी भी वकील को नियुक्त कर सकता है, यदि वो चाहे तो अपना वकील नियुक्त कर सकता है, नहीं तो सरकार उसको अनुच्छेद 39 क के तहत विधिक सहायता में, ठीक है, किसी एक जो नामित अधिवक्ता होते हैं या फिर जो डीएलएसए के थ्रू, ठीक है, मतलब डीएलएसए या फिर स्टेट लेवल में देखें एसएलएसए या फिर एनएलएसए, ठीक है, इनके द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से, ठीक है। तो ये दोनों काफी बच्चों को समझ में नहीं आते होंगे, तो अब आपने बिल्कुल भी इनको भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है, राउटर किस प्रकार की युक्ति है। तो इसमें राउटर किस प्रकार की युक्ति है, इनपुट बिल्कुल भी नहीं है, आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और टेलीनेट भी बिल्कुल भी नहीं है। राउटर क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं पर, आपने नेट कनेक्शन देखा होगा ना, तो इस तरह से एक आपको युक्ति दिखेगी जिसमें यहाँ पर दो इस तरह से डंडे से भी होते हैं, ठीक है, और इसके माध्यम से आप किसी पीसी या फिर लैपटॉप में आप नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, यानी कि नेटवर्किंग से संबंधित, ठीक है, आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, आप वाईफाई जो कनेक्शन लेते हैं ना उसमें राउटर आपको मिलता है, ठीक है, ये राउटर आपको मिलता है। तो इस तरह से एक युक्ति आती है जिसके माध्यम से आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप, ठीक है, या फिर अपने फ़ोन इत्यादि, ठीक है, इसको आप किससे जोड़ सकते हैं, नेटवर्किंग से जोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 41 है, हाल ही में किसी भारत का पहला जैवग्राम घोषित किया गया है। तो कौन है भारत का पहला जैवग्राम, दासपारा त्रिपुरा में, ठीक है, मैंने करवा रखा है ये करंट अफेयर्स में, तो जिसने गलत किया उसके बाद भी तो आप लोग करंट अफेयर्स जरूर देख लो, ठीक है, पूरा आपका साल भर का कवर हो जाएगा, कहीं और जाने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है, कोई किताब खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप कोई किताब लेंगे वहाँ पर भी आपको वही सवाल मिलेंगे, तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, जाकर करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से पूरा मैं करवा रहा हूँ उसको, पटवारी के एग्जाम तक जो शेष चीज़ें मैं और भी उसमें करवा दूंगा, 3 से 4 क्लासेज उसमें और आएंगे, ठीक है, तो 10 क्लास से ऊपर 2022 का करंट अफेयर्स नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, तो किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश, गुलाम वंश का शासक था, ठीक है, गुलाम वंश का था इल्तुतमिश, तो गुंबद निर्माण का पिता इसको कहा जाता है भारत में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखो, निम्नांकित में किस स्थान पर मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है, ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है, देखो प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में इसका सही आंसर है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज में है। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में किसके द्वारा सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता गया था। तो किसके द्वारा जीता गया था महिला एकल का खिताब, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पीवी सिंधु, ठीक है, 2022 में सिंगापुर ओपन इनके द्वारा ही जीता गया था, पीवी सिंधु के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगातार आते हैं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छपने वाला सवाल है बिल्कुल, और पेपर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है, अभी से ध्यान रख लो, याद कर लो बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को एस, ठीक है, BLADE को क्या बोलते हैं हम, SPTFA, तो उसी आधार पर BALE का कोड क्या होगा, ठीक है। तो BLE देखो, B को क्या बोला हमने S, E को क्या बोला हमने T, ठीक है, और L को क्या बोला है P, और E को क्या बोला है हमने A, ठीक है, E को देखो A बोला ना, तो इसी प्रश्न में इसका उत्तर छुपा हुआ है, कोई भी आपको अतिरिक्त सोचने की, अतिरिक्त कोड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कोड वाला कोई नियम इसमें है ही नहीं, आपने सिंपल देखना, देखो B का S है तो S, ठीक है, एक फिर क्या है देखो A का क्या है P, तो एक नहीं A का T है, ठीक है, फिर देखो क्या है तीसरा जो इसमें ऑप्शन दिया गया है L का क्या है देखो P, तो इस प्रकार कौन सा सही हो रहा है, इसमें विकल्प D सही हो रहा है, जिसमें E का A, ठीक है, तो लास्ट विकल्प D इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा ऐसा बौद्ध साहित्य जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यह है देखो अंगुत्तर निकाय, ठीक है, इसमें 16 महाजनपद, यानी कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात जो भारत में, ठीक है, वैदिक काल कैसा था देखो कबीलाई, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा जन वगैरह अस्तित्व में आए, ठीक है, उसके पश्चात महाजनपदों का उदय होता है, ठीक है, 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे, और उनके संबंध में जो जानकारी मिलती है किसमें मिलती है, अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र से भी मिलती है, लेकिन ये क्या है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, भगवती सूत्र से भी मिलते हैं 16 जनपदों के बारे में जानकारी, लेकिन किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अंगुत्तर निकाय जो कि सबसे सर्वोत्तम साक्ष्य है, ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में सर्वोत्तम साक्ष्य कौन सा, अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य है, ठीक है। अगला देखो, चर्चा में रहा प्रचंड
क्या है? प्रचंड। ठीक है, प्रचंड क्या है? देखो, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो विमानवाहक युद्धपोत था वो क्या था? विक्रांत। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत। और हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट क्या है? तेजस। ठीक है, सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तेजस, हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट, विमानवाहक युद्धपोत क्या है? विक्रांत। ठीक है, 2 सितंबर याद रखना, 2 सितंबर 2022 इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, राष्ट्र को इसको समर्पित किया गया था। और हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट क्या है? तेजस। ठीक है, अगला देखो, मगध राज्य में हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? देखो, प्रश्न है मगध राज्य में हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कौन था? देखो, बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश जो कि मगध का सबसे पहला वंश था। ठीक है, बिंबिसार इसका संस्थापक था। बिंबिसार के पश्चात कौन आया? अजातशत्रु। और उसके पश्चात कौन आया? उदयन। ठीक है, तो इस तरह से क्रम चला। उसके पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिंबिसार सबसे पहला शासक था जिसने मगध पर शासन किया था। और इसी वंश को क्या पितृहंतक, ठीक है, पितृहंतक वंश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हंतक वंश, यानी कि बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु है उसने अपने पिता की हत्या करी। ठीक है, और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करी, तो दोनों, ठीक है, इसलिए इसको पितृहंतक वंश भी कहा जाता है। और मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश ही ऐसा वंश है जिसने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, सिक्कों के किस गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी? ठीक है, जहांगीर ने किस गुरु को फांसी दी थी, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा, किसको दी गई थी? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, जो कि सिक्कों के कौन से क्रम के गुरु थे? 5वें क्रम की। ठीक है, सिक्कों की जो गुरु परंपरा रही है उसमें कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु। ठीक है, 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, 10वें थे। ठीक है, 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? नांदेड़, महाराष्ट्र में। ठीक है, इनका एक क्वेश्चन बन चुका है पहले कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, नांदेड़, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। 10वें गुरु थे। ठीक है, और खालसा पंथ की इनके द्वारा स्थापना की गई थी कब? 1699 में। ठीक है, 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके अलावा देखो, जो तेग 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव, इनको जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, और जो तेग बहादुर थे इनको औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, और ये कौन से? 9वें क्रम के गुरु थे। ठीक है, 9वें गुरु थे, इनको औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। और अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे उनको जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई। ठीक है, और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? नांदेड़, महाराष्ट्र में। ठीक है, और खालसा पंथ की उनके द्वारा स्थापना की गई थी। यदि आप एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, लेटेस्ट यदि करंट अफेयर से इसको जोड़ते हैं तो हाल ही में 22 अप्रैल 2022 को, ठीक है, गुरु जो तेग बहादुर हैं इनकी 400वीं जयंती मनाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब इस तरह के कोई फिगर आता है ना, जैसे 350, 400 या फिर 125, ठीक है, तो ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो 400वीं इनका जो प्रकाश उत्सव बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश उत्सव, ठीक है, प्रकाश उत्सव मनाया गया था। 400वां प्रकाश उत्सव किसका? गुरु तेग बहादुर के जयंती के अवसर पर, ठीक है, 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया था 2022 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, देखो, किस वर्ष पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। ठीक है, कौन कौन थे? एक तरफ था इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का था। ठीक है, इब्राहिम लोदी। और दूसरी ओर कौन था? बाबर, ठीक है, बाबर, जिसके द्वारा मुगल वंश का संस्थापक, ठीक है, मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी भारत में। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 में जो निर्णायक लड़ाई होती है वो है पानीपत की लड़ाई। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश था उसको समाप्त करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो लड़ाई हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? देखो, 1556, किस किस के मध्य? अकबर और हेमू, ठीक है, अकबर प्लस हेमू के मध्य कौन सी हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट आप लोग। अगला प्रश्न है, देखो, इसके अलावा देखो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं कभी कभी युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757, ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध। बक्सर का 1764 में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी, ये युद्ध पूछे जाते हैं कभी कभी। तराइन का प्रथम 1191, तराइन का द्वितीय 1192। ठीक है, तो ये लड़ाइयाँ सारी आपने ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का संबंध किससे रहा है? तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से बिल्कुल भी नहीं है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन से भी नहीं है, ठीक है, और आपातकाल से भी नहीं है। तो किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकार या आयोग, ध्यान रखिएगा। गठन कब हुआ था? 1983, ठीक है, और रिपोर्ट कब दी? 1988 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सरकार या आयोग, इसके द्वारा आपने रिपोर्ट कब दी गई थी? 1988 में दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो, वायुमंडल के किस भाग में अरोरा ऑस्ट्रालिस एवं बोरियालिस घटनाएं देखने को मिलते हैं? ठीक है, यदि आपने मेरी द 5 मिनट सीरीज की पहली क्लास देखी होगी तो वहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है। ये किस में होती हैं? बाह्य मंडल, इसको बहिर्मंडल भी हम कहते हैं, ठीक है, बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। सबसे नीचे जो मंडल है वो कौन सा है? क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है देखो समताप, ठीक है, फिर आता है मध्य मंडल, ठीक है, फिर आता है देखो आयन मंडल, और फिर आता है बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य। तो देखो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं, तो ध्यान रखना आपने, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। समताप मंडल देखो वायुयान उड़ान, वायुयानों की जो उड़ान होती है उसके लिए जो उचित दशा दिशा पाई जाती है कहां पर? समताप मंडल में, ठीक है। और दूसरा इसमें एक ओजोन परत भी पाई जाती है, ठीक है, ओजोन परत किस में है? समताप मंडल में। उसके बाद मध्य मंडल आता है जिसकी कोई खास विशेषता नहीं है, ठीक है। आयन मंडल देखो, आयन मंडल में आयनों की अधिकता, ठीक है, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर यहाँ पर पाए जाते हैं, और रेडियो तरंगे यहीं से वापस लौटाई जाते हैं, ठीक है। और साथ ही जो उपजार, जो संचार ग्रह होते हैं, ठीक है, संचार ग्रह यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। उसके पास आता है देखो बाह्य मंडल, यहाँ पर अरोरा ऑस्ट्रालिस बोरियालिस घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, एक लड़की अपने घर से पहले, ठीक है, रीजनिंग का सवाल है, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर, ठीक है, माना ये घर है, यहां से उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है, ये आपने पहले पंक्ति खींच ली, ये है उत्तर, ठीक है, और ये है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा में कितना? 30 मीटर चलती है, ठीक है। तथा फिर दक्षिण पश्चिम, अब यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलेगी, ठीक है, इसका दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? देखो 30 मीटर यहां को चली, ठीक है, फिर देखो दक्षिण पश्चिम में चलने, फिर 30 मीटर चलती है, ठीक है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में, अब देखो दक्षिण पूर्व कौन सा? ये दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चली, ठीक है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, अंत में वो इस ओर मुड़ गई। अब तो प्रश्न ये पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में जा रही है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया, यहाँ से चली, फिर इधर मुड़ी, ठीक है, इधर मुड़ी, इधर के बाद इधर, अब यहाँ से आपको पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में जा रही है। तो देखो किस दिशा में जा रही है, तो इस ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर क्या है? नॉर्थ, और यहाँ पर क्या है? ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। देखो उत्तर पूर्व, इसमें कौन सा विकल्प दिया गया है? ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए इसका सही आंसर है, जो कि उत्तर पूर्व दिशा दिया गया है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? यह देखो उत्तराखंड के द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है, ठीक है, और जो सीमांत क्षेत्र है उनके विकास के लिए इसको शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत के किस राज्य में पेरियार झील स्थित है? पेरियार झील कहाँ है? केरल में, ठीक है, पेरियार झील कहाँ है? केरल में। बिंबनाद भी कहाँ है? केरल में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, केरल में ही पेरियार और केरल में ही बिंबनाद झील स्थित है, ठीक है। यदि अन्य झीलों की आप चर्चा करते हैं, यदि आप अन्य झीलों में चर्चा करते हैं, देखो महाराष्ट्र में कौन सी है? लोनार झील है, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी है? लोनार झील, ठीक है, लोनार। और ओडिशा में कौन सी है? देखो चिल्का झील, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, चिल्का कहाँ पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण झील है चिल्का झील। इसके अलावा देखो यदि आप आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो कौन सी है आंध्र प्रदेश की झील? एक है देखो हुसैन सागर है, ठीक है, हुसैन सागर है, ठीक है, हुसैन सागर। एक है देखो पुलिकट, पूछा भी गया पहले पुलिकट, ठीक है, पुलिकट है। और साथ ही एक और इसमें आता है कौन सा? कोलेरू, ठीक है, कोलेरू झील भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यदि आप केरल की अन्य झीलों की चर्चा करते हैं, देखो केरल में कौन कौन सी हैं? एक है देखो बेम्बनाथ झील है केरल में, ठीक है, साथ ही पेरियार झील है, और अष्टमुडी झील भी कहाँ है? केरल में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया? ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? देखो ये है चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। हालांकि व्यापार पर जो एकाधिकार है ये समाप्त 1813 के एक्ट में भी किया गया था, लेकिन चीन और चाय के व्यापार, ठीक है,
चीन और चाय के व्यापार को बनाए रखा था वो कंपनी ही करेगी, ठीक है। और 1833 में इसको भी हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1833 में, ठीक है। तो 1833 में चीनी और चाय के व्यापार के साथ साथ पूरा, ठीक है, व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब कोई भी जो ब्रिटिश नागरिक, ठीक है, यहाँ पर आके व्यापार कर सकता था। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या है? चार्टर एक्ट 1833। और उस दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? ठीक है, वो कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है, ये उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत, ठीक है, 1829 ईस्वी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत में। अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से किस उपकरण को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू, ठीक है, सीपीयू। देखो कहाँ पर है सीपीयू, विकल्प डी, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू। इसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर क्या है? आउटपुट। आपका जो टाइप किया वो मॉनिटर में दिखता है, ठीक है। माउस क्या है? देखो इनपुट, ठीक है, माउस क्या होता है? इनपुट। और जो यूपीएस होता है ये जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है, ठीक है। और यदि विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, यानी कि लाइट चले जाती है, तो एकदम से जो आपको चीज़ें सेव करनी होती हैं, ठीक है, उसके लिए आपको अवसर प्रदान करता है यूपीएस, ठीक है, कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 58। अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर हैं, ठीक है। इस प्रकार देखो श्रीधर क्या है, तो इसमें आपको बताना है श्रीधर की मतलब स्थिति इसमें किस ऑप्शन में, किस विकल्प में सही बैठती है, ठीक है। अंजू जो है वो प्रीति से छोटी है, ठीक है, प्रीति, और इससे छोटी कौन सी है? अंजू, ठीक है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, इनके ऊपर कौन आ जाएंगे? मोहन और जयंत, ठीक है। लेकिन इससे भी ऊपर कौन है? सुधा, सुधा से छोटे हैं, ठीक है, सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के बराबर के ही हैं, ठीक है। यानी कि श्रीधर की उम्र के बराबर हैं, ये जो मोहन और जयंत है श्रीधर की उम्र के बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? विकल्प ए बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। जहां पर देखो मोहन तो इसके बराबर है, ठीक है, अंजू से छोटा ये है नहीं, अंजू से बड़ा, क्योंकि अंजू तो सबसे छोटी है, ठीक है। प्रीति से छोटा है नहीं, क्योंकि प्रीति इससे छोटी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही है, अंजू से बड़ा है। तो श्रीधर क्या है? देखो अंजू से बड़ा है, जो मोहन और जयंत की एज के बराबर का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो प्रश्न संख्या 59। किस देश में 2023 में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा, या किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, ठीक है। तो किस देश द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी? यह है देखो भारत, ठीक है। भारत में दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है, जो कि दिल्ली में इसका आयोजन होना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब देखो प्रश्न संख्या 60। कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है, तो इनमें कौन सा राज्य है जो कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित नहीं है? देखो कर्नाटक है, केरल भी है और तमिलनाडु भी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं है इसमें, ठीक है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो नदी जल विवाद के संबंध में जो अनुच्छेद है कौन सा है? अनुच्छेद 262, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 262। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद कौन सा है? अनुच्छेद 263, ठीक है। और पहली परिषद कब? 1990 में गठित की गई थी, ठीक है। ये पहले यूकेपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है, और कावेरी नदी जल विवाद जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है। आपने इतना ध्यान रखना है, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, और 100% पूछा भी जाएगा। तो ये हो गए देखो 60 प्रश्न जो जीएस और हिंदी के थे, ठीक है। इसके अलावा देखो उत्तराखंड के प्रश्न मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, तो जिसने उस क्लास को नहीं देखा था आप लोग उस क्लास को पहले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको आपने नोट करना है, ठीक है। नोट नहीं भी करते तो कम से कम 2-3 बार इनको सुन लो, रिविजन कर लो अपना, ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि केवल एक प्रश्न मैं नहीं बता रहा आपको, 60 प्रश्न के बदले आपको पूरे 600 प्रश्न मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो आपके लिए ही फायदेमंद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कलेक्ट कर सकें, उसको समझें, ठीक है, चीज़ें रिलेट करना सीखें, उनको जोड़ना सीखें एक दूसरे से, तो आपके लिए ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट 10 और 11 का मेरे द्वारा सॉल्यूशन नहीं करवाया गया था, तो उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो साथ ही ये सॉल्यूशन मेरे द्वारा करा दिया आपको, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो पिछली क्लास है उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और तैयार रहेगा प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो कि परीक्षा वाणी हिंदी से संबंधित और साथ ही जो
हर संडे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है उसके लिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।